हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। मैं भी बता दूँ, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, एकदम ज़बरदस्त हूँ और ऑडिटिंग के लेक्चर्स डाल रहा हूँ आप लोगों के लिए। सो बेसिकली आज मैं लेके आया हूँ आपको सीए फाइनल को अगर प्रिपेयर करना है आपको 5 मंथ्स के अंदर। बेसिकली 1 दिसंबर से आपको अगर लीव मिलती है और 30 अप्रैल तक का टाइम पीरियड है आपके पास, तो 150 डेज का प्लानर, ओवरऑल प्लानर, एक बोलते हैं ना ओवरऑल मॉडल आपका क्या रहने वाला है। सो दीज आर द टिप्स। बेसिकली सीए फाइनल को क्लियर करने का एक प्रोसेस है जो मैंने भी फॉलो किया था, जो मेरी वाइफ ने भी फॉलो किया था और मेरे बहुत सारे कलीग्स ने फॉलो किया था। सेम ही प्रोसेस है जो सब फॉलो करते हैं, लेकिन एक बेहतरीन तरीके से मैं आपको प्रेजेंट करने वाला हूँ। जो बच्चा कंफ्यूज्ड है कि यार मुझे कैसे करना है, पढ़ाई कैसे स्टार्ट करनी है, कैसे प्लानर बनाना है, कैसे सब चीज़ें करनी है, तो ये एक ओवरऑल प्लान है, ये इन डिटेल प्लान नहीं है। ये एक ओवरऑल प्लान है जो आपको असिस्ट करेगा आपको सीए फाइनल को एग्जाम को क्लियर करने के अंदर। आराम से बढ़िया अगर आपने ये प्लान फॉलो किया तो आप आराम से फर्स्ट अटेम्प्ट में इवन दो बाय रैंक भी आप क्लियर हो जाओगे। सो बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। आप वीडियो को 1.5x कर दीजिए तो आपको और ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। रीज़न बीइंग, मुझे पता है आपका टाइम बहुत कीमती है, लेकिन मैं थोड़ा धीरे बोलता हूँ। ट्राई करूँगा कि फटाफट ख़त्म हो जाए वीडियो। सो 5 स्टेप मॉडल है सीए फाइनल को क्लियर करने का। सर 5 स्टेप मॉडल का नाम क्या है? टेस्ट। क्या बात कर रहे हो सर, टेस्ट नाम है मॉडल का? यस, टेस्ट नाम है। टेस्ट में 5 कंपोनेंट है, TESST। ये मॉडल आपको फॉलो करना है और आपका सीए फाइनल एग्जाम क्लियर हो जाएगा। सो देखो, टेस्ट में सबसे पहला है टाइम टेबल आपको बनाना है विथ डेली टारगेट्स। सर हमें क्या करना है, समझ नहीं आया। सिंपल भाई, देखो सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ, एकदम यार दोस्तों की तरह। देखो मैं हूँ, मेरे आर्टिकलशिप मेरे 30 नवंबर को ख़त्म होने वाली है। 1 दिसंबर से मैं लीव पे जा रहा हूँ, तो बाय द ड्यूरिंग द आर्टिकलशिप पीरियड मुझे ये देख लेना कि मेरी सारी क्लासेस ख़त्म हो जानी चाहिए, और नहीं हुई है तो फिर वी विल टेक केयर अबाउट इट इन रिवीजन। ठीक है, सारी क्लासेस खत्म हो गई, अब मैं टाइम टेबल नोट करने बैठा हूँ। तो मुझे ये देखना कि भाई मेरे पास 150 डेज है और मुझे 4 रिवीजन करने हैं और 6 सब्जेक्ट है मेरे पास। सो 6 सब्जेक्ट, 4 रिवीजन, 150 डेज। सो मेरे को 4 रिवीजन करने। अभी 4 रिवीजन मैं कैसे दे सकता हूँ? सबसे पहला देखो, 4 रिवीजन होते हैं तो फर्स्ट रिवीजन आप दे दो 60 डेज का, ठीक है। फिर सेकंड रिवीजन उससे कम 40 डेज का, थर्ड रिवीजन 30 डेज का, एंड फोर्थ रिवीजन इज लास्ट रिवीजन बिफोर एग्जाम जो 20 डेज का आपका होगा, ठीक है। सो 6:4:3:2 के अंदर आप अपने पूरे डेज को बांट दो। अभी 60 डेज आपने दिए, ठीक है, तो हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको पास 10 डेज है। देखो हो सकता है कि आपको एफआर के लिए ज़्यादा टाइम लग जाए, इवन दो एसएफएम के लिए कम लगे और ऑडिट के लिए ज़्यादा लगे, बट डीटी के लिए भी ज़्यादा लगे, बट आईडीटी के लिए कम लगे। सो आप अपना हिसाब से एलोकेशन कर सकते हो, लेकिन ये एक बोलते हैं ना मोटा मोटी एलोकेशन रहेगा कि भाई मुझे 60 डेज फर्स्ट रिवीजन में देना, 40 डेज सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन के लिए 30 डेज एंड फोर्थ रिवीजन के लिए 20 डेज। काम खत्म हुआ, मेरा डे एलोकेशन हो गया। मोटा मोटी मुझे इतना डेड एंड करना है। सो और सिलेबस उल्टा कर दो पूरा। ऐसे का जो एग्जाम का डेट शीट होती है उसको पूरा उल्टा कर दो। सबसे पहले आप करोगे आईडीटी, देन डीटी, देन आपका ऑडिट, देन एसएफएम, देन एफआर। और डीटी आईडीटी से पहले जैसे अभी आपका केस स्टडी वाला कोई एग्जाम आएगा तो आप उसको पहले नहीं कर सकते, ऑब्वियस सी बात है। फिर सबसे लास्ट में आप केस स्टडी को डाल दो। उल्टा करने का लॉजिक ये है कि जब आप लास्ट रिवीजन में पहुंचोगे तो एफआर आपका पहले आ जाएगा, क्योंकि एफआर का पेपर पहला होता है, तो वो लास्ट वाला ये सब्जेक्ट आप पढ़ रहे होंगे और लास्ट होगा आपका एफआर, ठीक है। तो ये मेरा डेली एलोकेशन हो गया। अब सर हर एक सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना, देखो नहीं, ये डिपेंड करता है पूरा का पूरा आप पे। अभी देखो आपका एफआर, मेरा जैसे एफआर स्ट्रॉन्ग था और एसएफएम वीक था, तो मैंने एसएफएम को थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया, एफआर को कम टाइम दिया, ठीक है, साइमल्टेनियसली, ठीक है। ऑडिट मेरा वीक था तो मैंने ऑडिट को टाइम ज़्यादा दिया और लो को कम दिया। सो ये आपको फर्स्ट रिवीजन में पता चल जाएगा। देखो ये आप ओवरऑल प्लान बनाना है। ओवरऑल प्लान मतलब कि भाई मेरा 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक आईडीटी, 11 दिसंबर से 20 दिसंबर तक मेरा डीटी। सो जरूरी नहीं है कि आप 10 दिन दो, आप आईडीटी को 9 दिन दे सकते हो या 8 दिन ही दे सकते हो, क्योंकि आपको लगता है कि इजीली कवर हो जाएगा। और एफआर को आप 12 दिन दे सकते हो, 13 दिन दे सकते हो, वो पूरा आपके ऊपर है। सो मोटा मोटी ये प्लान रहेगा आपका डेज एलोकेशन का। सो आपके डेज एलोकेट हो गए। अब आपको ये आइडिया आ गया, मोटा मोटी आपका ये बैकग्राउंड में आ गया, दिमाग में फिट हो गया कि भाई इतना इस टाइम पीरियड में मुझे खत्म करना है इन चीज़ों को। अभी डेली गोल्स,
टाइम टेबल आपने बना लिया कि भाई ये मेरे टाइम लाइन्स है, इस माइलस्टोन में मेरे को खत्म करना है। अभी आपको क्या बनाना है, डेली गोल्स बनाने हैं। डेली गोल्स सारे के सारे बना के मत बैठ जाना, क्योंकि टाइम टेबल में भयंकर अमेंडमेंट्स आते हैं। एक्चुअली जब प्लान करते हैं तब टाइम टेबल कुछ और होता है, और जब एक्चुअली इंप्लीमेंट करते हैं तो पता चल लगता है। अभी मैंने सोचा था कि यार FR में मेरा 12 दिनों में खत्म हो जाएगा, और एक्चुअली वो चला गया 15 दिन। सो इट्स फाइन, मतलब यार इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। कोई भी ऐसा काम मत करना कि यार भयंकर स्ट्रेस आ जाए। देखो, CA फाइनल के अटेम्प्ट लग जाए तो चलेगा, लेकिन लाइफ का अटेम्प्ट नहीं लग जाना चाहिए। ये चीज़ मेरे साथ हो रखी है। लाइक आई वॉज लिटरली गोन इन डिप्रेशन इन CA इंटर। ये सब बातें मैं आपको बाद में बताऊंगा कभी लेक्चर के बाद। सो आप क्या करो कि भाई इंटरेस्टिंग के साथ एक इंटरेस्टिंग वे में, लाइफ को भी बोरिंग नहीं बनाना है, ठीक है। CA इज पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट लाइफ। सो ये चीज़ ध्यान में रखना कि भाई 10-10 दिन दिए मैंने। सो एक रूटीन अच्छा सा सेट कर लो कि भाई मैं अर्ली राइजर हूँ या लेट राइजर हूँ, जैसा भी आपको जमता है वो आप अपने हिसाब से करो, ठीक है। सो आपने डेज एलोकेशन कर लिया, डेज एलोकेशन वाला काम हो गया। अब डेली गोल्स। अब सबसे पहले जैसे आपने IDT उठाया, अब आपको पता है कि IDT मुझे 10 दिनों में खत्म करनी है। अब मुझे खत्म कैसे करनी, मैंने इसके लेक्चर ले लिए, ठीक है। अब मुझे याद तो कुछ भी नहीं रहेगा मुझे, बट ये पता है कि इसमें ये कैटेगरी ऑफ चैप्टर इजी है, ये मीडियम है, ये डिफिकल्ट है। तो मुझे क्या करना है कि मुझे डे वाइज एक प्लान बना लेना है कि इतने चैप्टर में इस दिन करूंगा, इतने ये दिन, इतने ये दिन, ठीक है। तो 10 दिनों का आपको ओवरऑल चैप्टर वाइज प्लान बना लेना है कि भाई मुझे इतना इतना करना है हर दिन, ठीक है। सो आपने एक तो सब्जेक्ट वाइज प्लान बना लिया, फिर चैप्टर वाइज डेली प्लान बना लिया। खाली IDT का ही बनाओगे, वो भी कब बनाओगे, 30 नवंबर को, ठीक है। सारा एक साथ बना के नहीं बैठना है, क्योंकि हमें टाइम टेबल में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। डेली गोल्स आपने बना लिए। अब उसके बाद आपको क्या करना है, सर IDT स्टार्ट करो ना, तो पहले प्राइमरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप सबसे पहले पास्ट ईयर एग्जाम का एनालिसिस करो। देखो, मुझे पता है कि ये आपके लिए फर्स्ट अटेम्प्ट है, नया अटेम्प्ट है CA फाइनल वालों के लिए, लेकिन सर एग्जाम पैटर्न मोटा मोटी सेम ही रहेगा। ICI मेजरली उसी ट्रेंड में चलेगा कि यार जैसे ये कंप्यूटेशन का पूरा क्वेश्चन आए, MET AMT पूछे ज़्यादा, जैसे DT का हो गया, TDS अच्छे से पूछे, वैसा सब। तो एटलीस्ट एक वो आपको बेस मिल जाएगा कि हाँ यार मेरा जो मेजर फोकस एरिया है ICI का, जैसे A कैटेगरी, B कैटेगरी और C कैटेगरी में बांट दो। ये जरूरी है, एक्चुअली इंपॉर्टेंट है कि भाई A कैटेगरी के चैप्टर ये हो गए, B के ये हो गए और C के ये हो गए। अब IDT है, देखो IDT के प्रोविजंस कैसे कि मुझे सीक्वेंस में पढ़ने पड़ेंगे, नहीं तो थोड़ा सा तकलीफ होता है। वैसे चलेगा, सीक्वेंस में नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा। तो आप क्या कर सकते हो कि यार आप उसको देख लो कि आपको, देखो आप फर्स्ट रिवीजन जब कर रहे हो ना, तो इजी टू डिफिकल्ट अप्रोच में चलो। जो इजी चैप्टर होते हैं ना वो पहले खत्म कर लो, जो मीडियम चैप्टर होते हैं फिर उसके बाद, और डिफिकल्ट सबसे लास्ट में। उसका रीज़न ये बताता हूँ, क्योंकि देखो आप 6-2.5 साल आपने आर्टिकलशिप में फुल मजे किए, आपने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की, बट आपने कभी पढ़ाई नहीं की। एक्चुअली किताब में मैंने तो नहीं की थी, आप लोगों ने की हो तो पता नहीं, बट मैंने तो नहीं की थी। मैंने फर्स्ट रिविज़न मैंने तो इसके बाद ही किया था, जब एक्चुअल में मैं 5 महीने की पढ़ाई पे गया, क्योंकि एक्चुअली आर्टिकलशिप से टाइम मिलता ही नहीं था, लिटरली नहीं मिलता था। सो मैंने क्या किया कि भाई सबसे पहले जो इजी चैप्टर है, एटलीस्ट मुझे सब्जेक्ट से टच आ जाए, सब्जेक्ट का टेस्ट आ जाए, फिर मैं क्या कर सकता हूँ, कोई डिफिकल्ट को ईजिली क्रिएट कर सकता हूँ। अभी मैं डिफिकल्ट चैप्टर लेके बैठ गया तो मैं तकलीफ में पढ़ सकता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है कि भाई आपने डेली बना लिया, डे वाइज गोल बना लिया, फिर आपको क्या करना है बॉस, आपको करना है कि मुझे पहले इजी चैप्टर खत्म करने, फिर मीडियम, फिर डिफिकल्ट चैप्टर। ये आपका पार्ट हुआ खत्म, ये आपका काम हुआ खत्म। अभी एग्जाम पेपर का एनालिसिस करना है आपको कि भाई ये A कैटेगरी के चैप्टर है, ये B कैटेगरी का है, ये C कैटेगरी। देखो A और B कैटेगरी के आपको कंसेप्ट और क्वेश्चंस दोनों ही करने, लेकिन C कैटेगरी, अब बोला कि आपने बोला यार ये C कैटेगरी है, इससे ICI एग्जाम नहीं पूछेगा, क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो आप छोड़ो मत। एटलीस्ट SM के क्वेश्चंस, इलस्ट्रेशन वो तो खत्म करके चले जाओ, क्या फर्क पड़ता है। देखो आप C कैटेगरी का छोड़ोगे तो वो छोटा ही चैप्टर होगा, ठीक है। तो एटलीस्ट चलो कॉन्सेप्ट मत पढ़ो, बट क्वेश्चन तो करके चले जाओ। पता चला ICI का क्वेश्चन आ गया तो आपके लिए 4 नंबर वो बोनस में मिल सकता है। तो दैट इज माई अप्रोच, मतलब मैंने तो ऐसा ही किया था। सो एंड आई गोट ए इम्प्रेसिव स्कोर ऑफ 462 मार्क्स इन एग्रीगेट, ठीक है। सो टाइम टेबल बनाया था बढ़िया, एग्जाम पेपर का एनालिसिस किया, फिर ही मैंने पढ़ाई चालू की थी। स्टडी मटेरियल सर कौन सा लेना है, देखो टी का टेस्ट का टी पार्ट खत्म हो गया, टाइम टेबल विथ डेली गोल्स। दूसरा काम खत्म हो गया एग्जाम पेपर का
एनालिसिस। थर्ड पार्ट आ रहा है स्टडी मटेरियल। सर स्टडी मटेरियल कौन सा लेंगे? देखो यार मैं प्रीफर करता हूँ आईसीए का। मैंने भी बहुत सारे ऑथर की रेफरेंस बुक मंगवाई थी, लेकिन लास्ट में मैंने क्या किया था, सारों की सबकी आईसीए की आरटीपीज, एमटीपीज और पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर प्रिंट ही करवा लिए थे। आपके लिए फर्स्ट अटेम्प्ट है, आप अगर आरटीपीज एमटीपीज नहीं करोगे तो चलेगा, बट फिर भी एक बार के लिए देख के जाना फॉर योर सेफ साइड अगर आपको टाइम मिलता है। लेकिन अब सर हमारा प्राइमरी फोकस क्या होना चाहिए? फर्स्ट अटेम्प्ट है, नया अटेम्प्ट है, तो मेजरली फोकस ये रहेगा कि आईसीए का कि वो स्टडी मेट से क्वेश्चंस या स्टडी मेट से डायरेक्टली क्वेश्चंस आने के चांसेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं। तो आप पहले आपका जो बेस मटेरियल होता है ना कि भाई ये मेरा बेस है, तो बेस मटेरियल शुड बी योर आईसीए मटेरियल। मतलब आप कॉन्सेप्ट जाके ऑथर की बुक से पढ़ो, क्वेश्चन सोल्व करो, लेकिन आईसीए का एक भी क्वेश्चन छोड़ना मत। क्वेश्चन सारे आईसीए के आपके सोल्व होने चाहिए, कम से कम अच्छे से सोल्व होने चाहिए, ठीक है ना। सो बेस मटेरियल आपका आईसीए का मटेरियल रहेगा। अब एक चीज़, एक कमाल की बात बता दूं, लोग बोलते हैं ना कि यार आरटीपी एमटीपी पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व कर लो, लेकिन काफ़ी लोग नहीं कर पाते। तो अपन क्या करेंगे, जैसे मैं एफआर कर रहा हूँ, फर्स्ट रिवीजन है, और या आईडीटी कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, आईडीटी का फर्स्ट रिवीजन में मैं सारी आरटीपीज खत्म कर लूँगा। कैसे करूँगा सर? हर दिन शाम को, जैसे पूरा दिन मैंने पढ़ाई की 10 घंटा 9 घंटा 10 घंटा जितना भी ऑन एन एवरेज मैंने पढ़ाई की, रात को लेकर एक बैठ गया आरटीपी। ठीक है, मुझे नहीं आते, दूसरे चैप्टर नहीं आते, और मैंने लेकिन एटलीस्ट क्लास तो लिए, चलो वो भी नहीं आता, फिर भी मैं क्वेश्चन देके एक बार आंसर देखूंगा तो एटलीस्ट मुझे सोल्व तो हो जाएगा मेरा। अगर वही का वही क्वेश्चन मैंने देख देख के सोल्व किया तो भी किया तो सही, एटलीस्ट वो कर लो। तो मैंने भी ऐसे ही किया था, फर्स्ट रिवीजन में सारी आरटीपी सोल्व करी थी। अब देखो फायदा क्या होगा आरटीपी का। अब जैसे आपने आज पहले दिन में आपने कर लिया आरटीपी एक अटेम्प्ट की सोल्व, ठीक है, फिर सेकंड डे आप दूसरे अटेम्प्ट की करोगे तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसा होता है कि जो पिछली आरटीपी में आए हुए हैं ना वो के वही वापस रिपीट होते हैं। तो जब वो क्वेश्चन आपको आ जाता है ना तो ऑटोमेटिक आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है कि अरे यार अपन ही भगवान है, क्योंकि कल ही वो क्वेश्चन सोल्व किया था, इवन दो वो आपने चैप्टर नहीं किया लेकिन आपको प्रोविजन याद आ गया। तो ये एक फायदा, बहुत बड़ा फायदा मिलता है, और ये एक कंपाउंडिंग इफेक्ट बनता जाता है आपके लिए। सीक्वेंस यही रखना, फर्स्ट रिवीजन में आरटीपी, सेकंड रिवीजन में क्वेश्चन पेपर एंड थर्ड रिवीजन में एमटीपी। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना कि फर्स्ट रिवीजन में आरटीपी, हर दिन एक आरटीपी खोल के बैठ जाओ, क्योंकि देखो क्या होता है कि पूरे दिन के पढ़े हुए होते तो मजा नहीं आता है। तो मजा लाने के लिए आप आरटीपी सोल्व करोगे ना तो ऑटोमेटिक अरे यार ये तो नया क्वेश्चन है, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, एक इंटरेस्ट बनता जाएगा आपका, ठीक है। तो लास्ट के जो रात के जो आवर्स है ना वो आपके बिगड़ेंगे नहीं। और एमटीपी भी आप फिर आप करोगे सेकंड रिवीजन में क्वेश्चन पेपर, थर्ड रिवीजन में करोगे एमटीपी, और फोर्थ रिवीजन में आरटीपी, एमटीपी और पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर के जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है जो आपको लगता है कि यार ये एसएम में नहीं कवर हुए, तो वो आप फोर्थ रिवीजन में कवर कर लो ताकि वो एग्जाम पे आप क्रैक कर पाओ इजीली, ठीक है। तो इस तरह से आपका कवर क्या हो जाएगा, देखो आरटीपी भी कवर हो गया, एमटीपी भी कवर हो गया, और क्वेश्चन पेपर के भी कवर हो गया, और आपका आईसीए का एसएम भी कवर हो गया। ये एक बेस्ट तरीका है जो मैं सबको एडवाइस करता हूँ, और इवन दो मेजॉरिटी ऑफ माय स्टूडेंट्स एज वेल एज कलीग्स हैव पास्ड, मतलब ड्यू टू दिस स्ट्रेटेजी, और हम लोगों ने सबने यही फॉलो किया था। काफ़ी लोगों की रैंक भी आई, काफ़ी लोग अच्छे नंबरों से पास भी हुए, फर्स्ट अटेम्प्ट भी हुए, ठीक है। सो दिस इज माई टेक्निक, ठीक है ना। जो बच्चा एक मेरी तरह एक एवरेज स्टूडेंट है जिसको लगता है कि हाँ यार मैं मतलब इतना सब कर लूँ तो आई विल इनफ, मतलब ठीक है मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। अब ये चीज़ एक ध्यान में रखना कि देखो अब दूसरा फायदा ये कि सर आपने पहले ही आरटीपी क्यों बोला, पहले आपने क्वेश्चन पेपर क्यों नहीं बोला, मे भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखो इसका भी एक लॉजिक है, आरटीपी आपने कर ली, अब आप जब सेकेंड रिवीजन में क्वेश्चन पेपर करोगे ना, क्वेश्चन पेपर क्या होता है, डिफिकल्ट होते हैं, और वो कहीं ना कहीं एसएम से या आरटीपी से पूछे जाते हैं। तो आरटीपी ऑलरेडी सोल्व करी हुई है आपने, और वही क्वेश्चन अगर क्वेश्चन पेपर में पूछा हुआ है और आपको सोल्व करना आ गया, तो आपका बहुत कॉन्फिडेंस है ना, मेरा नाम ले लेना, लिटरली आपका कॉन्फिडेंस जबरदस्त बूस्ट हो जाएगा, जबरदस्त तरीके से बूस्ट हो जाएगा। और फिर आप एमटीपीज करोगे, एमटीपीज तो कुछ भी नहीं होता, क्वेश्चन पेपर और आरटीपी का मिक्सअप होता है, और एसएम का एक आधा क्वेश्चन आता है। तो आपका कॉन्फिडेंस वो अल्टीमेट लेवल पे बूस्ट हो जाएगा, मतलब ये कॉन्फिडेंस बूस्टर है, सिंपल। सो ये चीज़ तो हो गई मेरे आरटीपी, एमटीपी और क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड। तो 3 चीज़ें तो मैंने आपको बता दी। फोर्थ स्टेप पे चलते हैं सर, सेल्फ समरी नोट्स। क्या मुझे नोट्स बनाने की ज़रूरत है? देखो नोट्स बनाओ तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि सारे के सारे चैप्टर के नोट्स बनाने बैठ जाओ। ए कैटेगरी और बी कैटेगरी के जो इंपॉर्टेंट बातें, जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जिसमें मुझे लगता है कि यार ये बातें इंपॉर्टेंट है, तो उसके अच्छे से नोट्स बना के रखो कि यार ये एडजस्टमेंट है, इसका ये ट्रीटमेंट होगा अपनी लैंग्वेज में। एक्चुअली इट विल बी लॉट ऑफ बेनिफिशियल, ठीक है ना। तो वो आप बना के रखोगे तो आपको फायदा होगा, क्योंकि ए और कैटेगरी और बी कैटेगरी के चैप्टर ऐसे होते हैं जो फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो वो आपको अच्छे से करना है। अभी
सी कैटेगरी के नोट्स नहीं बनाओगे तो चलेगा। बट बात आती है सर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की, क्या मुझे सारे चैप्टर के बनाने की ज़रूरत है? जैसे मैं ऑडिट का एग्जांपल देता हूँ, तो मैंने क्या किया था, ऑडिट में स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग और प्रोफेशनल एथिक्स जो मेरा मोटा मोटी 50% ऑफ सिलेबस और अभी तो 60-70% कवर करेंगे, तो मैंने खाली उनके अच्छे से नोट्स बना के रख लिए थे। मतलब एक भी टॉपिक छोड़ा नहीं था और अच्छे से नोट्स बना के रख लिए थे, सबकी स्टोरी लिख ली, सबका कुछ कर लिया। तो मेरा ऐसे और लाइक प्रोफेशनल एथिक्स वॉज वेरी स्कोरिंग, मतलब मैं बोलूँ ना तो 100 में से मेरे को शायद 80 मार्क्स तो उन दोनों की वजह से ही मिले होंगे, मतलब 80%। ठीक है, सो दीज टॉपिक्स वर स्कोरिंग। सो मुझे पता था कि ये फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो मैंने उनके अच्छे से नोट्स बना के रख लिए थे। सेम आप कर सकते हो। और एक चीज़ मैंने और की थी, जैसे मैं फर्स्ट रिवीजन में जैसे पहला आईडीटी पढ़ रहा हूँ, अब मुझे पता है कि ऑडिट रिटेन करना बहुत ही डिफिकल्ट है, तो मैंने क्या किया था, ऑडिट का जो डिफिकल्ट चैप्टर होता है ना, जो डिफिकल्ट जैसे कॉन्सेप्ट होता है, जैसे प्रोफेशनल एथिक्स हो गया या फिर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग हो गया, तो मैं क्या करता था, रोजाना के 10 पेज, जैसे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है तो हर दिन एक ऐसे लेके बैठ जाता था और उसका अच्छे से याद करता था। 45 to 50 मिनट्स में देता था। जैसे आईडीटी कर रहा हूँ तो रोजाना, मतलब ऑडिट को तो मैं रोजाना ही पढ़ता था, ऑडिट को मैंने कभी टच छोड़ा ही नहीं। तो जब होता क्या था कि जब मैं आईडीटी किया, फिर मैंने डीटी किया, फिर हमारे टाइम तो कॉस्टिंग होता था, आपके टाइम नहीं है, फिर आपके आएगा डायरेक्टली ऑडिट, आईडीटी करोगे, डीटी करोगे, उसके बाद ऑडिट आएगा। तो जब तक मैं ऑडिट पे पहुंचता तो ऑलरेडी मेरा ऐसे और प्रोफेशनल एथिक्स तो खत्म ही हो रखा होता, तो बचता क्या मेरे लिए बाकी टॉपिक्स, तो मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाता ऑडिट को कवर करना 10 डेज में, टाइमलाइंस के अंदर। ठीक है, सेल्फ समरी नोट्स का मैंने बता दिया। अब लास्ट आता है सर मॉक टेस्ट। क्या मुझे मॉक टेस्ट देने की ज़रूरत है? देखो यार, मॉक टेस्ट दे रहे हो या नहीं दो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं, अगर आपने लिख लिख के प्रैक्टिस किया है, ठीक है, और अगर आप मेरे तरीके से रोजाना आरटीपी सोल्व करते हो हर एक अटेम्प्ट की, फिर एमटीपी सोल्व करी अपने हाथों से, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि सारा का सारा फॉर्मेटिंग करना है, अच्छे से लिखना है, ऐसा सब कुछ नहीं करना है। सिंपल आप आंसर खुद से लिख के लेके आए और आपने प्रेजेंटेशन देख लिया कि यार एक क्वेश्चन अच्छे से प्रेजेंट करके देख लिया, आपको आइडिया आ गया कि मुझे क्वेश्चन को कैसे प्रेजेंट करना है, तो देट विल बी इनफ। लेकिन अगर आपका जैसे आईडीटी खत्म हो गया, ठीक है, मैंने सारी आरटीपी, मैंने फर्स्ट रिवीजन किया, मैंने आईडीटी पूरा खत्म कर लिया और मैंने सारे आरटीपी सोल्व कर लिए, तो एक क्वेश्चन पेपर कोई भी रैंडम उठा के बैठ जाओ, मतलब आपको आइडिया आ जाएगा कि यार मेरी प्रिपरेशन का लेवल क्या है। अगर मैं फर्स्ट रिवीजन जाके पेपर पे बैठता हूँ, फर्स्ट रिवीजन को ऐसा समझो कि इट इज़ योर लास्ट रिवीजन, मतलब पढ़ाई ऐसे ही करनी है हमेशा कि भाई इट इज़ माई लास्ट रिवीजन और मेरा पेपर एग्जाम है, तो ऐसे पढ़ाई करोगे ना तो ऑटोमेटिक आपका सेट हो जाएगा टाइम। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे मैं आईडीटी मैं तो देता था, लाइक आईडीटी किया, आईडीटी का सोल्व किया पूरा, आरटीपी सोल्व की। सो फर्स्ट रिवीजन में मैंने एक कोई भी रैंडम क्वेश्चन पेपर उठा लिया और अच्छे से लिखा। एक्चुअली 3 घंटे या 2.5 घंटे एक्चुअली जैसे लिखते हैं पेपर में, तो मुझे पता चला कि हाँ यार ये मेरी वीकनेस है जो मुझे ध्यान में रखनी है, तो ये मैं लिख के रखता था। ठीक है, अब सर कुछ क्वेश्चंस होंगे आपके, सो ये 5 टेस्ट मॉडल है आपका जो आपको ध्यान में रखना है, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। सो बेसिकली पहला हम लोगों ने समझा कि भाई टाइम टेबल, दूसरा हमारा हो गया एग्जाम पेपर एनालिसिस, तीसरा हमारा स्टडी मटेरियल, फोर्थ इज सेल्फ समरी नोट्स एंड फिफ्थ वन इज टेस्ट प्रैक्टिस। ठीक है, ये बात तो हुई सर इन सब की कि भाई मुझे पढ़ाई कैसे करनी है, तो ओवरऑल आइडिया आपको आ गया। अभी एक चीज़ ये ध्यान में रखना कि काफ़ी सारे लोग स्टडी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी शेयर करते हैं, इवन दो मैं भी शेयर करता हूँ, लेकिन मेरी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आपको एक्चुअल में लागू हो जरूरी नहीं है। रीज़न भी मैं बता देता हूँ। देखो काफ़ी बार क्या होता है, आई हैव स्कोर्ड 85 मार्क्स, आई हैव स्कोर्ड 90+ मार्क्स। मैं आपको 3 तरीके बताता हूँ। देखो ये सब बोले ना कि फालतू चीज़ें। रीज़न भी हो सकता है कि उसके अटेम्प्ट में उसके पेपर इजी आया होगा, या फिर चलो इजी नहीं आया होगा लेकिन उसने जो पढ़ा वो आ गया होगा और वो अच्छा परफॉर्म कर गया, या उसने जो टॉपिक्स अच्छे से करे हुए थे वही एग्जाम में पूछे गए और उन दोनों का मिक्सअप होके अच्छे मार्क्स आ गए। तो सर्कमस्टांसेस में भी डिफरेंट। अब जैसे मैं मेरी बात करता हूँ, मैंने ऑडिट की तैयारी बहुत अच्छे से कर रखी थी। लाइक आई वॉज एक्सपेक्टिंग अराउंड एग्जामिशन, मतलब सुपर एग्जामिशन, लेकिन मैं बिलो एग्जामिशन रह गया, तो इट मे बी पॉसिबल। सो सारों की स्ट्रेटेजी आपको लगे ऐसा जरूरी नहीं है, तो ये एक चीज़ खास ध्यान में रखना। और दूसरी चीज़, क्या सर मेरे को सब चीज़ सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत है? मैंने नहीं की थी। इवन दो मैंने दिवाली का फंक्शन भी अच्छे से एंजॉय किया था, मेरा अटेम्प्ट था नवंबर के अंदर, नो डाउट बाद में डिले हो गया था, लेकिन
ड्यू टू कोविड, बट लेकिन मैंने कोई भी सेक्रीफाइस नहीं किया था। मैंने हर एक फैमिली फंक्शन एंजॉय किया। हर दिन मैं आधे से पौन घंटा या 1 घंटा तो मैं फैमिली को देता ही था, नहीं तो मुझे लाइक चैन ही नहीं पड़ता था, मैं पढ़ाई नहीं कर पाता था। सो टारगेट बेस्ड स्टडी करनी है। तीसरी बात आपको कि भाई मुझे ऐसा नहीं करना है मुझे 10 घंटे पढ़ना है, 12 घंटे पढ़ना है। जो आपने टारगेट बनाया अचीव हो गया तो वेल एंड गुड, ठीक है, आप आगे बढ़ो। और एक चीज़ ध्यान में रखना, जो आपने ओवरऑल शेड्यूल बनाया, जैसे 1 से 10 तारीख तक आपने आईडीटी करने का रखा था, अब आपका आईडीटी में 3 चैप्टर, 4 चैप्टर या 5 चैप्टर रह गए, तो स्किप दैट। मतलब आईडीटी को फिर वहीं स्टॉप कर दो। होगा क्या, स्विचिंग फास्ट रखो, आईडीटी से बढ़ जाओ फिर डीटी पे। नहीं तो होगा क्या कि आप आईडीटी करते रह जाओगे और वो 5 चैप्टर के चक्कर में आपका 2 दिन एक्स्ट्रा चला जाएगा, और वो 2 दिन आपको बियर फिर अगले सब्जेक्ट में, और ऐसे एक्यूमुलेट होते होते आपको लास्ट में बहुत इफेक्ट होगा। तो आप स्विच कर जाओ, और वो जो 5 चैप्टर आपने छोड़े थे फर्स्ट रिवीजन में, वो सेकंड रिवीजन में सबसे पहले ले लेना। सो आपका काम इजीली हो जाएगा। ये चीज़ें कुछ होती है जो लाइक एक्चुअली हम लोग फेस करते हैं। देखो यार, रैंक लाना नहीं लाना वो सब फैक्टर डिपेंड करता है आपकी प्रिपरेशन, आपकी कंसिस्टेंसी पे, ठीक है। आप एक्सपेक्टेशन यही रखो कि मुझे अच्छे से एग्जाम पेपर देना है, सिंपल। आप माइंड में ये रखो। आप माइंड में अगर ये रख के जाओगे कि यार मुझे रैंक ही लाना है, आपने फाइनल आउटकम ही सोच लिया, तो वो बोलते हैं ना कि फालतू का प्रेशर क्रिएट करेगा। देखो, आई एम नॉट यार लाइक हियर टू मोटिवेट यू, या मैं आपका मेंटर हूँ कि यार मैं आपको दे रहा हूँ। मुझे जो बातें लगती है, और ये एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, नहीं तो आपके अटेम्प्ट लगते जाएंगे। सो बेसिकली, और लाइफ को देखो यार, 6 महीने हैं, 150 दिन है, कोई भी फिक्स रूटीन फॉलो नहीं कर सकता कि 10 बजे मैं एग्जैक्ट उठ जाता था, मैं 15 मिनट वॉकिंग पे जाता था। ये सब फालतू की बात है। देखो यार, जो रूटीन आपका है वो आपका रूटीन है। देखो, दूसरों का रूटीन अलग हो सकता है। मैं कभी भी एक्सरसाइज नहीं करता था। आई एम नॉट लाइक मैं एक्सरसाइज करूँ या फिर मैं हमेशा, हाँ नो डाउट, मैं लाइक सुबह उठता था, अर्ली राइजर था मैं। फिर सुबह ब्रेकफास्ट करके लाइक आई यूज टू टेक बाथ, शॉवर, एंड देन आई यूज टू गो टेम्पल एवरी डे। ये मेरी लाइक मेरे को अच्छा लगता था। सो आई यूज टू गिव 15 to 20 मिनट्स, और लाइक आई यूज टू रीड हनुमान चालीसा एवरी डे। सो दीज वर माई थिंग्स ड्यूरिंग CA एग्जाम। लाइक मुझे वो पॉजिटिविटी देते थे, मुझे पावर मिलती थी हनुमान चालीसा से। सो वो चीज़ें मैं करता था। उसके अलावा लाइक और भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने सेक्रीफाइस की थी। CA एग्ज़ाम अच्छे से दिया था, पढ़ाई भी अच्छे से करी थी, मैंने कोई भी एक्सरसाइज या ये सब नहीं किया था, या ना मैंने कभी मोटिवेशनल वीडियो देखी। हाँ, ये ज़रूर होता था कि यार काफ़ी बार टारगेट से हम लोग पीछे रह जाते यार, इतनी बड़ी भी बात नहीं है, हम लोग कवर कर लेंगे। मतलब आपको फिर कवर करना आना चाहिए कि यार मुझे कवर कैसे करना है। अपने आप को आप सिक्योर कर लो, सिंपल। तो वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं। एंड इसके अलावा सर और क्या टिप्स दे सकते हो आप हमको? देखो यार, टिप्स तो सैकड़ों है, ठीक है ना। और जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे तो ऑटोमेटिक, जैसे आप फर्स्ट रिवीजन खत्म करोगे तो सेकेंड रिवीजन में आपको ऑटोमेटिक आइडिया आ जाएगा कि बॉस मुझे पढ़ाई को किस मोड में करना है। अभी मैंने आज जैसे क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस बोला, तो वो रीजन आपको पता चल जाएगा कि भाई A कैटेगरी का टॉपिक कौन सा आएगा, B कैटेगरी का टॉपिक कौन सा इंपॉर्टेंट है, C कैटेगरी के टॉपिक्स कौन से हैं, और मुझे मेरी प्रिपरेशन कौन से मोड में ले जानी है। ICAI पूछता X और आप कर रहे हो Y प्रिपरेशन, तो फिर कभी मैच नहीं होगा। सो ICAI जो पूछ रहा है और आपकी जो प्रिपरेशन है वो सिंक्रोनाइज होनी चाहिए, वो बेसिकली मैप होनी चाहिए। तो दीज आर द जनरल टिप्स, और ये 5 स्टेप प्रोसेस है। सिंपल वापस बता देता हूँ, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिख दी है, सो आप वहाँ से भी देख सकते हो कि टाइम टेबल बनाने का है, एग्जाम पेपर का एनालिसिस करो, स्टडी मटेरियल ICAI का ही लेना है, सेल्फ समरी नोट्स जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, और लास्ट में टेस्ट प्रैक्टिस, ठीक है। और डेज एलोकेशन कैसे करना है मोटा मोटी, लाइक फर्स्ट रिवीजन में 60 डेज, सेकंड रिवीजन में 40 डेज, थर्ड रिवीजन में 30 डेज, एंड लास्ट फोर्थ रिवीजन के अंदर 20 डेज, और आपका इजीली एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटीड है। लाइक मैंने मेरे 3 लेवल्स पे यही टेक्निक्स फॉलो की थी। CA फाउंडेशन हो गया, चाहे CA इंटर हो गया, और चाहे CA फाइनल हो गया, मैंने यही टेक्निक्स फॉलो की थी। ना मैंने कोई सेक्रीफाइस किए थे, ना मैंने कोई एंजॉयमेंट को लाइक सेक्रीफाइस किया कि यार मैं दिवाली फंक्शन अटेंड नहीं किया, या मैंने दीदी की शादी अटेंड नहीं की। मैंने तो सब कुछ किया था, और उसी के साथ मैंने पढ़ाई भी करी थी, बट अच्छे से पढ़ाई भी करी थी और अच्छे से एंजॉय भी किया था। आई यूज टू वॉच डेली, मतलब मैं हर आधा घंटा या लाइक 15 मिनट तो मैं फ्रेंड से बात करता ही था, नहीं तो मुझे वो बोलते ना चैन नहीं पड़ता था। लाइक फैमिली को टाइम देना, आराम से हर चीज़ की है, लेकिन पढ़ाई को भी अच्छे से इंपॉर्टेंस दी है। सो दीज आर द थिंग्स यू कैन डू इट। होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।